हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। ये कहानी है अंकित की, जो उस काली अमावस की रात को अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के सामने अपने नाखून चबाते हुए चक्कर लगा रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और साथ साथ बिजली कड़क रही थी, जैसे कोई आज कयामत की रात होने वाली है। और घूमते हुए अंकित के पास में उसकी माँ आती है और आकर बोलती है कि बेटा, आज अमावस की रात है और आज की रात ही बहू की डिलीवरी होने वाली है। और ये जो कुछ भी चल रहा है बेटा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। भला 7वें महीने में किसी का बच्चा होता है? ये सब तुम लोगों की उस गलती की वजह से ही हुआ है। वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां से भागती हुई नर्स आती और बोलती कि अंकित जी, आप जल्दी से अंदर चलिए। इतना कहकर वो घबराई हुई सी वापस ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई और अंकित भी वहां से भागता हुआ ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंचा। और जब वो उस कमरे में पहुंचा तो वहां का सीन देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई और वो अपने घुटनों के ऊपर बैठ गया। आखिर क्या देख लिया अंकित ने और उसकी मां किस गलती की बात कर रही थी, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे इस कहानी में अंत तक। आज की जो कहानी है वो आपको झंझोड़ कर रख देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि किस तरह की सुपरनेचुरल पावर्स हमारे साथ इस दुनिया के अंदर रहती है। और कई बार जो इन चीजों के बारे में जानते हैं, उनकी बातों को नहीं जानने का क्या हश्र होता है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी लाइफ के अंदर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, आप कंसल्ट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर किसी और इशू से, तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी पैराटॉक्स ऐप पर, जहां पर जाने माने एक्सपर्ट्स आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है, वहां पर एक फॉर्म भी दिया हुआ है जिसे आप फिल कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आप उनसे अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। आई होप आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही होगी। कुछ सुंदर आपको एंटरटेनमेंट तो होता ही हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको मिलती है नॉलेज भी कि कई बार कुछ चीजों को, कुछ साइंस को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, एक सब्सक्राइब करने का बटन दबाना है। आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमें ये देता है अटर मोटिवेशन ऐसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल सीरीज लाने का, स्टोरीज लाने का, जो आपका मनोरंजन करती रहे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं अपनी कहानी में आगे। तो एक कहानी है अंकित की, जिसका अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होता। बेसिकली उसने बीटेक कंप्लीट किया था, एक साधारण से परिवार का लड़का था और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उसकी एक कंपनी के अंदर जॉब लग गई थी एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब घर का इकलौता बेटा था, मिडिल क्लास फैमिली थी, और जैसे ही जॉब लगी घर वालों को चिंता सताने लगी अंकित की शादी की, और उन्होंने अंकित के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया शादी के लिए। शुरू शुरू में तो उसने टाला अपने परिवार वालों को, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसने भी अपने मन की बात अपने परिवार वालों से कह डाली कि भाई, कॉलेज में उसका एक लड़के के साथ अफेयर था, वो उससे बहुत प्यार करता है और लड़की भी उससे बहुत प्यार करती है और वो उसी लड़की से शादी करना चाहता है। उसकी बात सुनते एक बार तो घर वाले आग बगुला हो गए, लेकिन जब घर वालों को पता लगा कि जो लड़की है वो इन्हीं के जाति समाज की है, तो फिर उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और ये कहा कि बेटा, अगर लड़की अपने जाति समाज की तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। और वो सब के सब उसकी शादी के लिए तैयार हो गए। ये भी बड़ा, आप बोल सकते हैं, कोइंसिडेंस होता है या फिर लक होता है कि लव मैरिज में लड़की जो है वो सेम कास्ट की निकल जाए तो आपके आधे हर्डल तो वैसे ही पूरे हो जाते हैं, वरना कई लोग तो इसी उसमें फंसे रह जाते हैं कि ये एक सबसे बड़ा इश्यू हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। खैर, अंकित की लाइफ में ऐसा नहीं था। अंकित जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो उसकी दोस्ती हुई थी खुशी नाम की एक लड़की से, और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन दोनों को ही पता नहीं चला। और कॉलेज खत्म होते होते दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ चुके थे कि उन दोनों ने शादी करने का डिसाइड कर लिया था। और देखो, किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम, किसी की लाइफ का क्या सोल्यूशन। जहां इनकी एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी कि दोनों एक ही कास्ट के, इनकी शादी में सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो इनका इंतजार कर रही थी। जब अंकित के घर वाले मान गए, तो मैं आपको बता दूं, अंकित खुद बिलोंग करता है यूपी से और जो खुशी थी वो बिलोंग करती थी पटना से। तो उसके घर वाले मान गए तो बिना खुशी को बताए ये लोग अंकित का रिश्ता लेकर सीधा उनके घर पहुंच गए। यूं अंकित और उसके घर वालों को अपने घर अचानक से देख और ये पता चलने पर कि वो शादी की बात करने आए, खुशी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश थी। और जब खुशी के घर वालों से इस बारे में बात की गई तो ये लड़का भैया वेल सेटल्ड था, एक अच्छे पद पर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था, तो उसके घर वालों ने भी राजी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। तो भैया मियाँ बीवी भी राजी और यहाँ तो काजी भी हो गए राजी। अब जब सभी राजी हो गए तो एक लास्ट काम बचता है कि भाई, लड़के और लड़की की कुंडली मिलाओ
देखो कितने गुण मिलते हैं। और जैसा इनका सब कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा था कि इनके तो 36 के 36 गुण मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनकी कुंडली मिलाने के लिए और इनकी शादी की तारीख को तय करने के लिए खुशी के घर वालों ने अपने गुरु महाराज जी को बुलाया। गुरु महाराज जी आए, दोनों परिवार बैठे, दोनों लड़का लड़की बैठे और बड़ी उत्सुकता से वो इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि आखिर किस दिन इनकी शादी तय होगी। इधर गुरु महाराज जी उन दोनों की कुंडली को लेकर मिला रहे थे, लेकिन जैसे वो कुंडली को पढ़ते आ रहे थे और बार बार कुंडलियों को मैच कर रहे थे, उनके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। शुरुआत में जो उन्होंने शुरू की तो बिल्कुल नॉर्मल उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन था, लेकिन एक बार जब उन्होंने कुंडली मिलाई तो उनके चेहरे पे थोड़ी सी शिकन आई। फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 4-5 बार क्रॉस चेक करने के बाद उन्होंने बोला, इन दोनों की कुंडली मेल नहीं खाती है, ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा, बहुत संकट आने वाला है। अगर ये शादी हुई तो बहुत बुरी ताकतें हैं जो इसी ताक में बैठी है कि किसी ना किसी साधन के द्वारा वो धरती पर आए, और अगर ये शादी हुई तो वो बुरी ताकतें हो सकता है कि इस लड़की के गर्भ से जन्म ले। ये शादी नहीं हो सकती, बेटे के लिए कोई दूसरा रिश्ता देखो। ये बात सुनते ही सबके सब हक्के बक्के रह गए कि ये महाराज जी ने क्या कह दिया है। वहां जितने लोग बैठे थे जैसे सबको सांप सूंघ गया है। ये बात सुनते ही खुशी बहुत तेज रोने लगी और अंकित सीधा महाराज जी के पैरों पर पहुंच गया कि महाराज जी, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो इसका उपाय होगा, आप चिंता ना करें, हम लोग हर एक प्रिकॉशन रखेंगे, हर एक सावधानी रखेंगे, लेकिन आपसे कुछ ना कुछ तो उपाय निकालो। अंकित के बार बार बोलने पर भी महाराज जी ने एक भी शब्द नहीं बोला और फिर वो अपनी जगह पर खड़े हुए और बोले, विधि के विधान को कौन टाल सकता है। और इतना कहकर वो लौट गए। उनके जाने के बाद संकोच में पड़े हुए खुशी के माता पिता और अंकित के माता पिता सिर्फ खुशी और अंकित की तरफ देख रहे थे, और इधर खुशी और अंकित एक दूसरे का हाथ थामे गर्दन झुकाए खड़े हुए थे। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और वो अपने घर वालों से बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब अंधविश्वास है। आज के जमाने में ऐसी बातों पर कौन विश्वास करता है, सब कुछ ठीक होगा, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। और वो कहते हैं ना, बच्चों की जिद के आगे तो माँ बाप को झुकना ही पड़ता है, और कुछ ऐसा ही हुआ। अब एक दूसरे के लिए इतना प्रेम देखकर इनके माँ बाप भी इनकी शादी के लिए राजी हो गए, और जो महाराज जी ने चेतावनी दी उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ठीक है, वो बोल गए होंगे, ऐसा होता थोड़ी ना है, वो तो कई बार आदमी बोल जाता है, ऐसा हो जरूरी नहीं है। और इस तरह से 20 नवंबर 2022 को इन दोनों की शादी तय हुई। शायद शादी की तारीख बहुत ही जल्दी तय हो गई और इन लोगों ने भी शादी करने में बहुत जल्दी की। खैर धीरे धीरे दिन गुजरते गए और शादी की तारीख पास में आ गई। 18 नवंबर की रात को अंकित खुशी से ही फोन पे बात कर रहा था अपनी छत पर। उस दिन उसकी हल्दी की रस्म हुई थी और रात ही करीबन 10 बजे हुए थे और वो अकेला छत पर घूमते हुए खुशी से बात कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे से अपनी माँ की आवाज आती और बोलती कि अंकित, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं तुझे हल्दी लगी हुई है, और ऐसे टाइम पर अकेले नहीं घूमते बेटा, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे लपट सकती है। उनकी आवाज सुनकर वो पीछे मुड़ा तो उसे देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। वो हैरान रह गया कि अभी तो मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, माँ एकदम से कहाँ गायब हो गई। तो छत से नीचे देखा तो भी उसको माँ दिखाई नहीं दी। उसने फोन काटा और सीधा अपनी माँ के कमरे में पहुंचा तो देखा उसकी माँ तो खाट के ऊपर सोई हुई थी। अपनी माँ को देखकर वो सोचे पड़ गया कि माँ यहाँ सोई हुई तो फिर ऊपर मुझे किसकी आवाज आई। खैर इसी बारे में सोचते सोचते अपने कमरे में जाके सो गया। अगले दिन शाम को 5 बजे के आसपास इनकी बारात निकली खुशीनगर बिहार के लिए। वहां पहुंचकर धूमधाम से शादी हुई। शादी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई और फिर अगले दिन रीति रिवाज के हिसाब से दुल्हन की विदाई हुई। विदाई के वक्त जहां पर आप जानते हैं कि दुल्हन के घर पे बड़ों का आशीर्वाद लेते, सबके पैर छूते हैं, तो वहां पर वो महाराज जी भी आए थे जिन्होंने इनकी शादी के लिए मना कर दिया था। ये दोनों ने जाकर उन महाराज जी के जैसे ही पैर छुए तो महाराज जी ने एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से घूमकर निकल गए। इसके बाद दुल्हन की विदाई हुई, ये सब लोग अपने घर पहुंचे और अगले दिन इनके घर पर मुंह दिखाई और बाकी सारी रस्में पूरी हुई। ये सब रस्में खत्म होते होते शाम हो गई और रात को जब ये खाना खा रहे थे तो 9 बजे अचानक से अंकित के फोन की घंटी बजती है। ये फोन उसके मैनेजर का था कंपनी से, और जैसे उसने फोन उठाया उधर से कंपनी के मैनेजर की बहुत ही घबराती हुई आवाज आती है, सुनो अंकित, कंपनी का डेटाबेस हैक हो गया है, कई सॉफ्टवेयर हैक हो रहे हैं, तुम्हें कल के कल गुजरात पहुंचना होगा। जैसे ही फोन कटा अंकित बहुत परेशान हो गया कि यार ये क्या है, आज ही तो शादी हो गया और कल वापस से बाहर निकलना है। खैर कंपनी का इंपॉर्टेंट काम था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो वो अपना सामान वगैरह पैक करने लगा। तो उसकी वाइफ जो है, एक्चुअली कंपनी में जो भी डेटाबेस हैक हुआ था तो सभी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे सभी को बुलाया गया था इमरजेंसी के अंदर। तो उसकी वाइफ उसके पास पहुंचती और बोलती कि सुनो मैं यहाँ अकेली रह के क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। तो उसने मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा ठीक है, तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा
और जाओ ले जाओ बहू को। तो इस तरह से दोनों पति पत्नी गुजरात जाने के लिए तैयार हुए और अगले दिन सुबह होते ही ये लोग गुजरात के लिए निकल गए। लगभग 2 दिन के सफर के बाद ये लोग गुजरात पहुंचे और गुजरात पहुंचकर उसने ऑफिस ज्वाइन किया। और जिस तरह का इस टाइम पर वर्कलोड चल रहा था, सुबह 9 से लेकर रात को 8 बजे तक वो ऑफिस में ही रहता था। नई नई शादी हुई थी, ना पत्नी को कहीं घुमा पा रहा था ना कुछ। लगातार करीबन 2 महीने तक उसने वहां पर काम किया और जब 2 महीने उसका काम खत्म हुआ तो उसने अपने ऑफिस से करीबन 20 दिन की छुट्टी ली कि अब भैया मैं काम कर दिया, सब कुछ सेटल हो गया है, अब मैं जाऊंगा हनीमून पर, क्योंकि शादी के जस्ट बाद ही मैं यहाँ काम करने आ गया हूँ। तो सब कुछ सेट हो चुका था और कंपनी में भी उसको लीव दे दी कि भैया ठीक है अब तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दोनों पति पत्नी ने बैठकर प्लान बनाना शुरू किया कि कहाँ पर जाएंगे। और बहुत रिसर्च करने के बाद, ढूंढने के बाद उनको पसंद आया शिमला, कि भाई अपन तो हिल स्टेशन पे चलते हैं, शिमला चलेंगे और अगर अपने अगले 20-22 दिन वहीं पर अच्छे से गुजार के आएंगे। अब 20-22 दिन के लिए उन्होंने चुना एक एयरबीएनबी के थ्रू एक होटल ही बोल सकते हो उसको, मैनेज्ड होटल था वो। तो घर था बेसिकली, इसको उन्होंने शायद एयरबीएनबी के होटल में कन्वर्ट कर दिया होगा। वहां पर उसकी बातचीत हुई और 20-22 दिन के हिसाब से उसने बल्क डील कर ली कि 20 दिन तक वो वहीं पे रहने वाला है। अब थोड़ा शहर की चिल्पों से दूर इन्होंने थोड़ा दूर साइड में जाकर ये होटल बुक किया था। तो जो होटल था उसके आसपास 1-2 घर बने हुए थे, शायद में ज्यादा लोग रहते नहीं थे और बाकी चारों तरफ बिल्कुल ग्रीनरी थी बढ़िया। तो ये लोग पहुंचे, करीबन शाम को 6 बज गए थे इनको पहुंचते पहुंचते। होटल में चेक इन किया और चेक इन करने के बाद ये अपने रूम वगैरह में जा ही रहते, तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी। उस बूढ़ी औरत ने आके इनसे कहा कि सुनो, यहाँ का एक नियम है, रात को 9 बजे के बाद तुमको अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। जो भी खाना पीना घूमना फिरना हो 9 बजे से पहले करना होगा। 9 बजे के बाद अपने बेडरूम पहुंचकर अंदर से लॉक करके आप रहें, बाहर नहीं निकलना है। ये इसका नियम है, क्योंकि थोड़ा ये जंगल के आसपास है तो जंगली जानवर घूमते हैं और कभी कभी होटल के अंदर भी आ जाते हैं, तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है। इतना कहकर वो बुढ़िया वहां से चली गई। उसको लगा बड़ा अजीब सा रूल है यार, 9 बजे। तो ठीक है अब तो बुक कर लिया, अब क्या ही कर सकते हैं ना, रिफंड भी नहीं होगा, सब कुछ कंडीशंस पहले हो गई थी। तो कहा ठीक है अपने को भी कौन सा कहीं बाहर जाना है, हम तो रिलैक्स करना है, दिन भर घूम लेंगे और रात को 9 बजे अपने रूम में आ जाएंगे। उसने आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व की तो उनके रूम से थोड़ा सा आगे ही एक और रूम था। वो जो रूम था वो बिल्कुल बंद था, उसके आसपास सामान फैला हुआ था, गंदगी थी, जैसे कभी कोई वहां पर कोई सफाई ही नहीं करता हो। लोग उस जगह को जैसे कूड़ेदान के लिए यूज कर रहे हो। ऑब्वियसली 10-15 कदम के डिस्टेंस पर था, ऐसा नहीं था कि उनके रूम से जस्ट टच होकर ही था, लेकिन ऐसा था कि वो कभी मेंटेन नहीं किया गया, कभी उसकी साफ सफाई नहीं की गई है। खैर वो अपना सामान वामान रख के खा पी कर 9 बजे तक अपने रूम में पहुंच गए और थकान की वजह से, सफर के थकान की वजह से जाते ही अंकित को कब नींद आ गई वो पता ही नहीं चला। फिर रात को अचानक से उसको एक बहुत खतरनाक सा सपना आया और उसकी एकदम से आंख खुलती है और सपने के उसे बिल्कुल पूरा पसीने में लथपथ था। उसकी नजर पड़ोस में पड़ी तो उसकी पत्नी सोई हुई थी और उसको लगा कि शायद ऐसे कोई सपना आ गया है और उसको देखकर वो वापस से अपना सो गया। 2-4 दिन सब कुछ बढ़िया से चला, ये लोग घूमते फिरते अपना एंजॉय कर रहे थे। बेसिकली अपने हनीमून की जो ट्रिप थी, जिनकी पेंडिंग थी, उसको अच्छे से ये लोग एंजॉय कर रहे थे। 3-4 दिन के बाद एक रात की बात है, ये लोग सोए हुए थे तो अंकित को नींद नहीं आई, उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था, एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसकी वाइफ गहरी नींद में सोई हुई थी और वो चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे इत्र की खुशबू आती है, एक बहुत ही मनमोहक सुगंध जो कहीं और से नहीं उसकी पत्नी के शरीर से ही आ रही थी। उसने जैसे ही फील किया तभी उसे किसी की बहुत ही मधुर आवाज में कुछ गाने की आवाज सुनाई दी, जो कि उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। ये एक लेडी की आवाज थी जो कि अरबी भाषा के अंदर कुछ गा रही थी और वो आवाज इतनी सुंदर, इतनी मधुर थी कि उसने शायद अंकित के ऊपर कुछ सम्मोहन पैदा कर दिया और उस आवाज को सुनते सुनते वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। उस आवाज के पीछे पीछे अंकित उसी कमरे तक पहुंच गया जिस कमरे के बाहर बहुत गंदगी फैली हुई थी। वो उस कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कुंडी जो थी वो एक लाल रंग के धागे से बंधी हुई थी। उसने उस कुंडी को खोला और खोलते ही उस धागे से बंधी एक पर्ची थी जो नीचे गिरी। उसने उस पर्ची को उठाया और खोलकर देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, लेकिन क्या लिखा हुआ था ये अंकित की समझ से बाहर था, क्योंकि शायद जो लिखा हुआ था वो उर्दू या फिर अरबी भाषा में लिखा हुआ था। अंकित ने उस पर्ची को अपनी जेब के अंदर रख लिया और जैसे जैसे पर्ची को अपनी जेब के अंदर रखा, एकदम से उसका सिर बहुत तेज भारी हो गया और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे अपना सिर बहुत भारी महसूस हो रहा था और उठते जब उसके दिमाग में आया तो उसे लगा कि उसके लिए कोई शायद कोई सपना था,
लेकिन एक्चुअली वो एक सपना नहीं था। उसके साथ रात को क्या हुआ उसे इसकी भनक भी नहीं थी। आगे उसके साथ और क्या होने वाला था इस चीज की भी ना अंकित को और ना ही खुशी को भनक थी। अगले 7-8 दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा और फिर एक दिन उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी बात सुनकर अंकित बहुत खुश हुआ और वो मनी मन बहुत खुश था कि चलो बहुत ही बढ़िया बात है। वो उसका और अच्छे से ध्यान रखने लगा। अभी इनको यहाँ पर रहते रहते करीबन 15 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अब अंकित ने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि इन आने वाले दिनों के अंदर उसकी पत्नी के अंदर चेंजेस आने लगे थे। धीरे धीरे वो मुस्लिम औरतों की तरह बिहेव करने लगी थी, जैसे बुर्का पहनना। वो उसको अपने आसपास भी फटकने नहीं देती थी। अगर वो खुशी को टच करने की भी कोशिश करता तो किसी ना किसी बहाने से उठ के उससे दूर चली जाती थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया है। ठीक है, प्रेग्नेंट होने की वजह से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन इतना चेंज कि उसने बुर्का तक पहनना शुरू कर दिया था। एक दिन रात के टाइम की बात है। आधी रात को अचानक से अंकित की आंख खुलती है। उसकी नजर पड़ती है अपने बेड के साइड में जो ड्रेसिंग टेबल थी उस पर। वहां उसकी पत्नी काले रंग का बुर्का पहने हुए शीशे के सामने खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। अंकित ने उसको आवाज लगाई, खुशी तुम वहां क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो 2-3 बार और आवाज लगाई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि खुशी को तो उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बस वो एक तरफ अपनी पीठ करके खड़ी हुई थी। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अंकित उठकर अपनी पत्नी के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमाया। और जैसे उसने अपनी तरफ घुमाया, उसके मान लो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी के शरीर पर यहाँ पर गले के यहाँ पर खरोच के निशान थे, किसी ने उसे खरोच दिया हो। उसकी आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ गए थे और वो बड़ी अजीब से तरीके से देखकर अंकित की तरफ मुस्कुरा रही थी। अब तक जिन चीजों को अंकित इग्नोर कर रहा था, अपनी पत्नी की हालत देखकर बुरी तरह घबरा गया और उसके ऊपर बहुत तरस भी आया। वो उसको लेकर बिठाकर आया, अपने बेड पर बिठाया और उसके बाद कमरे से बाहर निकल चिल्लाने लगा मदद के लिए। होटल वालों में जो भी वहां पे लोग थे उन सबको बुलाने लगा। उसकी आवाज सुनकर होटल के 2-3 स्टाफ थे वो भागते हुए उसे कमरे की तरफ आए और पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो सबको अंदर लेकर आया, बताया कि देखो मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, फिर से उसकी पत्नी उस कोने में जाके खड़ी हो गई थी। उसकी पीठ इन लोगों की तरफ थी और वो दीवार पे ऐसे बार बार सिर मार रही थी और कुछ अजीब सी भाषा के अंदर बड़बड़ा रही थी, जो कि अंकित की समझ से बाहर थी। उस औरत को ये सब करता हुआ देखते ही वो जो होटल स्टाफ था उसने कहा कि जल्दी से उस बुढ़िया को बुलाकर लेकर आओ, वो ही इसका कुछ कर सकती है। इतना कहकर वो दोनों बाहर निकल गए। उन्हीं के पीछे पीछे अंकित भी बाहर निकला और फिर जब वो लोग वापस आए तो एक बुढ़िया को अपने साथ लेकर आए थे। और ये तीनों जैसे ही कमरे के अंदर एंटर हुए, मतलब ये सारे के सारे लोग, तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी पलंग के ऊपर आराम से सोई हुई थी, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और अगर वो दोनों आदमी ये देखकर नहीं जाते तो शायद जो भी कुछ अंकित कहता उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। जब वो बूढ़ी औरत अंदर आई, उसने पूछा क्या हुआ, तो अंकित ने उसको सारी बात बताई। ये बात सुनते उसकी आंखें खुल गई। उसने अंकित का हाथ पकड़ा और फिर उसको लेकर उस कमरे की तरफ गई और वहां जाकर उसने देखा तो कमरे का गेट खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उस कमरे के अंदर कोई अंदर बाहर आया गया है। ये देखते ही वो बूढ़ी औरत बोलती है, ये क्या हो गया? अब जो नहीं होना था वो होगा। मैंने तुम लोगों को सबको मना किया था कि रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, लेकिन देख तेरी पत्नी ने क्या किया है। वो इस कमरे के अंदर आई है और इस कमरे को खोलने वाला कोई और नहीं, तू खुद है। तुझे पता भी है इसके अंदर कौन कैद था? तो अंकित उस औरत को गुस्सा देकर वो तो घबरा जाता है, मुझे क्या पता यहाँ पे कौन था। इस कमरे के अंदर एक बहुत ही खतरनाक जिन को कैद किया गया है। तुम्हारी पत्नी पर किसी और का नहीं, उसी जिन्नात का साया है और वो कोई छोटा मोटा जिन नहीं, बहुत खतरनाक जिन है। इसे सुनते ही अंकित की पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिन। वो कुछ बोलने रहा था तभी वो बूढ़ी बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तभी अंकित बोलता है, लेकिन मेरी पत्नी तो प्रेग्नेंट है। अंकित की बात सुनते उस औरत के हाथ पैर फूल गए, वो ही घबराने लग गई। वो कुछ बोलते से पहले ही अंकित उसे बोलता है, लेकिन ये जिन्नात यहाँ पर आया कहां से? तो उस औरत ने बताया कि जब तक ये होटल नहीं बना था यहाँ पर एक कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान को तोड़कर यहाँ पर ये होटल बनाया गया था। शुरू शुरू में जब ये होटल शुरू हुआ तो यहाँ पर जो मेहमान आने लगे तो अपने आप ही यहाँ पर जो औरतें आती थी वो प्रेग्नेंट होने लगी। पहले शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि भाई जो लोग आ रहे हैं, कपल आ रहे हैं, वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला तो ऐसा बढ़ता कि कोई भी औरत इस होटल में आए तो वो प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। जब इसकी छानबीन की गई तो पता लगा कि इस
होटल के अंदर कोई जिन्नात है जिसकी वजह से वो औरतें प्रेग्नेंट हो रही थी। उसके बाद कई मौलानाओं को बुलाया गया और उन सब ने मिलकर उस जिन्नात को इस कमरे के अंदर कैद किया था और उसको बंद करने के बाद लोगों ने कड़ी चेतावनी दी कि ये कमरा खुलना नहीं चाहिए। और इस कमरे पर तो ताला लगा हुआ था, क्या तुम्हें वो ताला नहीं दिखाई दिया? तो बोलता है मुझे तो याद ही नहीं है, क्योंकि जितना मुझे याद है इस कमरे पर सिर्फ ये धागा बंधा हुआ था और उसके अंदर एक पर्ची थी। इतना कहकर वो औरत वहां से निकल गई और अगले दिन कुछ मौलवियों को लेकर वो वहां पर आई। जैसे वो मौलवी वहां पर पहुंचे तो जो अंकित की पत्नी थी वो अचानक से पलंग के ऊपर बैठ गई और एक मर्दाना आवाज के अंदर कुछ मंत्र से बड़बड़ाने लगी। ये देखते ही उन मौलवियों ने अपना काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों के पसीने छूटने लगे। उनको ये समझ में आ रहा था कि जो भी शक्ति है वो इनके बस की बात नहीं है। और उधर इसकी जो पत्नी थी वो बीच आंगन मतलब फ्लोर के ऊपर बैठ गई और बार बार अपना सिर फर्श के ऊपर इस तरह से मार रही थी। वो अपना सिर ऐसे पटक रही थी जैसे आज कोई कयामत आने वाली है। सभी मौलवी लोग बैठकर कुछ मंत्र से उच्चारण कर रहे थे। अंकित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो सिर्फ बैठकर एक तमाशा देख सकता था। जब उनके मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ तो उनमें से एक जना उठकर उसकी बीवी के पीछे गया और उसके ऊपर कुछ पानी के जैसा कुछ डाला और उसको डालते ही उसकी पत्नी वहीं की वहीं बेहोश हो गई। और उसके बेहोश होने के बाद करीबन 2 घंटे तक वो लोग कुछ पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद उन्होंने एक ताबीज बनाया और वो ताबीज अंकित को दिया और मतलब उसकी बीवी को पहना दिया और उससे कहा इस ताबीज को तब तक मत उतारना जब तक तुम्हारी पत्नी सही सलामत एक बच्चे को जन्म ना दे दे। और हाँ, अब तुम जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौट जाओ। और एक और बात का ध्यान रखना लड़के, वो जिन्नात बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत कोशिश करेगा तुम्हारी बीवी के गले से इस ताबीज को उतारने की, लेकिन ये ध्यान रखना ये ताबीज तुम्हारी बीवी के गले से कभी नहीं उतरना चाहिए। 1 सेकंड के लिए भी अपनी बीवी को अकेले मत छोड़ना, वरना उसके बाद जो होगा उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये अंकित के लिए भी एक चेतावनी थी। वो उनकी बात समझ और बोलता है कि जी मैं आज ही निकल जाऊंगा। उसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौट गया और उसे उम्मीद थी कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही घर पहुंचे तो उसकी मां ने पूछा, बेटा तुम लोग जल्दी आ गए? तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई कि कैसे उसकी पत्नी खुशी के ऊपर एक जिन सवार हो गया। जैसे उन्होंने सुना अपना माथा पकड़ के बैठ गई, जिन? लेकिन जिन तो किसी को आसानी से छोड़ते ही नहीं है। उसने बताया कि नहीं नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, वहां पर कुछ मौलवी लोग आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से इलाज किया और ये ताबीज दिया और बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और माँ खुशी की बात यह है कि खुशी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर उनको थोड़ा सा आराम आया, लेकिन वो जिन वाली बात से बहुत घबराई हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे दिन गुजरते गए और हर गुजरते दिन के साथ खुशी नॉर्मल होने लगी। वो पहले की तरह हंसती खेलती रहती थी, जैसे वो पहले रहा करती थी बिल्कुल वैसे वो ठीक हो चुकी थी। और धीरे धीरे सब लोगों ने ये बात भी भुला दी थी कि खुशी के ऊपर कभी कोई जिन सवार हुआ था। तब एक दिन की बात है, आधी रात को, एक दिन आधी रात को वापस से अंकित की आंख खुलती हुई अचानक से, और फिर से वही इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी जैसी उस दिन उस होटल कमरे में फैली हुई थी। पूरे कमरे में लाइट बंद थी, अंधेरा छाया हुआ था और उसने बगल में चेक किया तो उसकी पत्नी पलंग पर नहीं थी। उसने पति को 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई तो घबरा कर उठ गया और उठकर सीधा अपने माँ के कमरे की ओर जाने लगा। और जैसे वो अपने कमरे से बाहर निकल के अपने माँ के कमरे की ओर गया, उसको सामने से उसकी पत्नी चलकर आती हुई दिखाई दी। उसको देखकर अंकित की जान में जान आई और फिर उसने खुशी को डांटते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, इतनी रात को कहाँ गई थी? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। वो बस मुस्कुराती हुई आई और अंकित का हाथ पकड़कर वापस उसे अपने कमरे के अंदर ले गई। इस बात का जिक्र उसने अपने घर में किसी से भी नहीं किया कि उस रात क्या हुआ। और धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरते गए और देखते ही देखते 5 महीने गुजर चुके थे जब से खुशी प्रेग्नेंट हुई थी। एक दिन ऐसे ही काम करते करते अचानक से उसकी नजर उसकी पत्नी के पेट पर गई तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का पेट 5 महीने के गर्भ के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था। उसे देखकर वो हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके पेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 6 या 7 महीने की प्रेग्नेंट है। उसे लगा कहीं अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए वो खुशी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर को पहुंचकर उसने बताया कि ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है। डॉक्टर बोलता 5 महीने की प्रेग्नेंट में इतना पेट? तो बोलता हाँ डॉक्टर साहब, मैंने भी यही सोचा और अब देखो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह कराया, सोनोग्राफी वगैरह की। उसने कहा कि बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है और बहुत तेजी से उसके गर्भ में बढ़ रहा है और जिस हिसाब से बच्चा बढ़ रहा है ऐसा हो सकता है कि 7वां महीना पूरा होने से पहले ही इसकी डिलीवरी हो जाए। ये बात सुनते अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर साहब क्या मजाक कर रहे हो? 7 महीना पूरा होने से पहले डिलीवरी कैसे हो सकती है?
बोलता है जैसा चल रहा है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है, और मैं भी जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देख रहा हूं कि 5वें महीने में किसी औरत का इतना बड़ा पेट आ रखा हो। डॉक्टर की इन बातों ने फिर से अंकित के दिमाग में वही जिन्न वाली बात घुमा दी। वो दिन उसे याद आने लगे जब उस औरत ने उसको ये सारी बातें बताई थी। अब जैसे जैसे दिन गुजरते गए अंकित को बड़ा अजीब सा फील होने लगा। उसने अपनी माँ से डिस्कस किया और अब पूरे परिवार की चिंता हर एक दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। फिर क्या होगा क्या नहीं, और साथ ही बढ़ते जा रहे थे सवाल कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और आखिरकार वही हुआ जिस चीज का इन लोगों को डर था। अब इस छठा महीना पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था, मतलब 7वां महीना पूरी तरह लगा भी नहीं था कि तभी शाम को 6 बजे एकदम से खुशी को बहुत तेज पेन हुआ। पेन उसके पेट में और लीवर पे दोनों जगह हो रहा था। और उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, मतलब जो आसमान था वो पूरे काले बादलों से भरा हुआ था और तड़ातड़ तड़ातड़ बिजलियां कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज की रात कोई कयामत की रात है। वो अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और वहां पर जाकर डॉक्टर को चेकअप कराया। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, इसका ऑपरेशन करना होगा। इसका बच्चा पेट में उल्टा घूम गया है। तो अंकित बोलता है कि डॉक्टर साहब अभी तो 7वां महीना लगा ही भी नहीं है पूरी तरह से, और आप बोल डिलीवरी होगी। बोले जो इसकी हालत है उसको देखकर लग रहा है कि इसकी डिलीवरी करवानी पड़ेगी, वरना इसकी मौत हो सकती है। अब उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा था। डॉक्टर्स की टीम आई और वो उसकी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में ले गई। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद अगर उन्हें कुछ सुनाई आ रहा था वो थी खुशी की चीखें जो दर्द के मारे चिल्ला रही थी, और थोड़ी देर में वो चीखें भी शांत हो गई जब उसको एनेस्थीसिया दिया गया। इधर अंदर ऑपरेशन थिएटर में क्या चल रहा है इस बात से अनजान अंकित उस ऑपरेशन थिएटर के रूम के बाहर बार बार चक्कर लगा रहा था और अपने नाखून अपने दांतों से चबाए जा रहा था। और उधर उसकी माँ आकर उससे बोलती है, बेटा आज अमावस की रात है और आज ही बहू की डिलीवरी है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। 7वां महीना लगने से पहले कभी किसी को बच्चा हुआ है? ये सब तुम लोगों की उस गलती की वजह से हुआ है। उसकी माँ उसे ये कह रही थी कि तभी ऑपरेशन थिएटर से नर्स भागती हुई बाहर आई और कहती है कि अंकित जल्दी अंदर चलो। और इतना कहकर वो घबराती हुई वापस से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। उसके पीछे भागता भागता अंकित भी ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा, और जैसे वहां पहुंचा वहां का सीन देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई और वो अपने घुटनों के ऊपर जा बैठा। उसने सामने देखा कि उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी और उसके पास में ही लेटा हुआ था एक विचित्र सा दिखने वाला लड़का, जिसके शरीर की बनावट नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग थी और उसकी आंखें बिल्कुल नीली थी। तभी डॉक्टर ने कहा कि आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा सके, लेकिन जिस तरह से आप इस बच्चे की डिलीवरी हुई है आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपकी पत्नी की जान बच गई है। क्योंकि जब उसकी डिलीवरी हो रही थी तो एनेस्थीसिया देने के बाद भी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर जान आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बाहरी ताकत ने उसको पजेस कर लिया हो। और ये बच्चा भी दिखने में बहुत ही अजीब सा है। पता नहीं, मैंने अपनी लाइफ में पहला ऐसा केस देखा है कि बेहोशी के बाद भी कोई जाग गया हो, और साथ ही साथ इस तरह का बच्चा मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। खैर जो भी है, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में से होश आ जाएगा, लेकिन आपके इस नुकसान के लिए आई एम सॉरी। इतना कहकर डॉक्टर उनकी टीम वहां से निकल गई और उस बच्चे को भी वहां से हटा दिया। और उसके बाद अंकित और उसकी माँ वहीं बैठे रहे, खुशी के होश में आने का इंतजार करते हुए। करीबन 2 घंटे के बाद खुशी को होश आया, और होश आने के बाद जब उसको ये बताया तो बहुत बुरी तरह रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू थमने का इंतजार नहीं कर रहे थे। ये बात सुनकर वो एकदम से वापस से बेहोश हो गई, और फिर खुशी को करीबन 2 दिन के बाद होश आया। जैसे तैसे करके अंकित और उसके परिवार ने खुशी को संभाला और उसे समझाया कि जो कुछ हुआ वो सब उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। और तब जाके शायद अंकित को ये बात समझ में आई कि जो नियति में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। उस दिन उन महाराज ने उनकी शादी के समय पर जो बात कही थी वो बात आज जाकर इस तरीके से सच हुई। वो दूरदर्शी थे, उन्होंने उनकी कुंडली देखकर पहले ही देख लिया था कि इनकी भाग्य में क्या संयोग लिखा है, लेकिन उस बात को सिर्फ अंधविश्वास मानकर इन्होंने टाल दिया और उनकी बात को नहीं माना। खैर मानते भी कैसे, उस समय पर ये दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे और सिर्फ किसी की भविष्यवाणी के चलते वो अपने रिश्ते को नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन शायद शिमला में उस जिन्न के कांटेक्ट में आने के बाद शायद उस जिन्न का कोई अंश खुशी के शरीर में रह गया था, और जब उसकी डिलीवरी हुई तो वो शायद अपने उसी बच्चे को यहाँ पर लेने आया था और वो अपने उस बच्चे को लेकर चला गया। तो ये थी अंकित और खुशी की कहानी, जिनको नहीं पता कि उनके साथ ये क्या हुआ, उनके साथ ये क्यों हुआ और ऐसा उनकी किस्मत में क्यों लिखा गया था। इसी के साथ साथ एक और चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि
कि कोई जिन किसी लड़की को, किसी औरत को प्रेग्नेंट कर दे और उसके बाद वो अपने बच्चे को इस तरह से अपनी दुनिया के अंदर ले जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।